नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। दो लोग 3 लोग जुड़े हैं। कोई बताए आवाज़ ठीक से है? ऑडियो ठीक है? वीडियो ठीक है? कमेंट में बता दें। हाँ, दरअसल अभी 6:45 ही यहाँ मेरे लाइट चली गई है, तो ये इन्वर्टर से एक ट्यूब लाइट है मेरी स्टडी में, तो उसी से काम चलाएंगे। मेरे ख्याल से आवाज़ ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत चेहरे के। मैं सोचता हूँ कि 2-4 मिनट कुछ और लोग जुड़ जाएं तो हम कहानी शुरू करें। आज ये सोचा है कि जैसे अर्पण भाई का भी ये आग्रह था कि कविताएं तो बहुत हुई, कहानी होना चाहिए, तो फिर ये तय हुआ कि कहानी पाठ में करूं। तो एक कहानी चुनी है इसमें मैंने, शरणागत। मित्रों, ये कहानी लगभग 22 वर्ष पुरानी कहानी आप मान सकते हैं इसे, और ये इंडिया टुडे 1998 हाँ 1998 के इंडिया टुडे में किसी सामान्य अंक में प्रकाशित हुई थी, और इसका शीर्षक है शरणागत। बाद में हाल ही 2019 में इसे वनमाली सृजन पीठ भोपाल में सब परिचित हैं उससे, जिन्होंने विश्वरंग कार्यक्रम किया था, इंटरनेशनल फेस्टिवल। तो उन्होंने कथा देश, पहले कथा मध्य प्रदेश निकाला था, जिसमें मध्य प्रदेश के कथाकारों की कहानियाँ थी, और अब उन्होंने कथा देश नामक संचयन निकाले हैं, कई खंड हैं इसके, तो उसमें भी इस कहानी को सम्मिलित किया गया है। कहानी के बारे में बस ये कहूँगा कि 1998 की चूँकि कहानी है, तो कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो, जैसे कि उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन से ही हम सब लोग काम चलाते थे। बहरहाल तो ये सब उस समय हुआ, तो बहुत सारे प्रसंग इसमें ऐसे होंगे जिसमें कि आपको जो है उस काल खंड की यात्रा करनी होगी। बहुत सारे प्रसंग भी इसमें से आते हैं, लेकिन और कहानी के बाद कविता पाठ का जहाँ तक सवाल है, कविता पाठ के कई सत्र लाइव हो चुके हैं, तो मैंने ऐसी कुछ कविताओं को चुना है जो अभी तक मैंने किसी लाइव में पढ़ी नहीं है, और ज़्यादा कविताएं मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। 6-7 कविताएं, 5-6 कविताएं होंगी, लेकिन वो जो अभी तक मैंने लाइव में नहीं पढ़ी है, अदरवाइज जो है उसकी पुनरावृत्ति होगी, दोहराव होगा। तो स्वागत है जनसुलभ पुस्तक। हाँ अच्छा, अर्पण जी भी जुड़ गए हैं। ज़रूर मैं जो है इसके लिए भाई अर्पण कुमार का और जनसुलभ पुस्तकालय का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया मुझे यहाँ कहानी पाठ और कुछ कविताओं के साथ। और चूँकि इस वक्त बहुत सारे लाइव्स चल रहे हैं इस वक्त इस कोरोना काल में, और उसमें कहानी थोड़ी सी जो पढ़ने जाऊंगा आज मैं कहानी, ये थोड़ी सी अपेक्षाकृत थोड़ी लंबी कहानी, लगभग 14 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन ये मेरी पसंदीदा कहानी है, जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें
इस कहानी के लिखने के दौरान हुई भी। इस कहानी को मैंने अपने कहानी संग्रह धुआं, जो कि प्रकाशित हुआ शिल्पायन से, ये कहानी संग्रह है और इसमें ये कहानी सम्मिलित की गई है। तो मैं सोचता हूँ कि कहानी पाठ शुरू किया जाए। 7:05 होने को हैं और मुझे लगता है कि हमें कहानी पाठ शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी शरणागत। ये कहानी, जैसा कि मैंने बताया, 1998 में इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। शरणागत। प्रिय पाठक, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यूं कहें कि एक घटना का सीधे सीधे बयान है। चलिए, लाइट भी आ गई। यूं कहें कि एक घटना का सीधे सीधे बयान है। वैसे इसे कई लोग दुर्घटना का नाम भी दे सकते हैं, जिसकी आशंका है, लेकिन मेरे मत में यह केवल एक घटना है। और फिर यह जरूरी तो नहीं कि जो दूसरों को दुर्घटना लग रही हो वो मुझे भी दुर्घटना ही लगे। मुझे इसे सुखद घटना मानने की छूट भले न मिले, लेकिन कम से कम घटना तो मानने दिया जाए, खासकर तब जब दूसरों को इसे दुर्घटना मानने की छूट है। बात उन दिनों की है जब सुरभि मैके में गई हुई थी। सुरभि मेरी पत्नी। कॉलेज की छुट्टियां हो जाने पर 1-1.5 माह के लिए मैके जाना पहले वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती थी और बाद में यह उसकी आदत बन गई। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इतने दिन वह मैके में पड़ी क्या करती है, लेकिन मैंने उसे कभी रोका नहीं। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो यह कि मुझे पूरे 1.5 महीने अपनी शैली से जीने की छूट मिल जाती है। मसलन सुबह देर तक सोना, अपनी मर्जी से कोई काम करना या न करना, उन जगहों पर जाना या उन लोगों से मिलना जिन्हें सुरभि नापसंद करती है। देर रात तक बेरोक टोक पढ़ना या लिखना, बत्रा के साथ बैठकर शराब के 2-3 पेग निश्चिंत होकर पीना वगैरह। एक प्राध्यापक लेखक से जो साथ में सदगृहस्थ भी हो, और किस अराजकता की उम्मीद की जा सकती है। दूसरे, इस बीच में अपने दाम्पत्य जीवन का भी विश्लेषण करता, सुरभि और मेरे बीच रिश्तों की गहराई नापता। जाहिर है इस कार्य को उसकी अनुपस्थिति में ही ईमानदारी के साथ किया जा सकता था। बत्रा मेरा जिगरी है, लगभग मेरी ही तरह सोचने वाला, अपने विषय का विद्वान, शार्प भी। हमारी आम चर्चा भी 2-3 घंटों तक चलती। बीवियों के बाहें पकड़कर घसीट लाने की समय सीमा तक हम बातचीत में मशगूल रहते। इसे गप्प नहीं कहूँगा। कितने विषय, कितने आयाम, कितने कोण। कॉलेज की ईर्ष्यात्मक टिप्पणियों और घरेलू तानों का हमारी बैठकों पर कभी बुरा असर नहीं पड़ा। हालांकि बत्रा के साथ 2 दिक्कतें हैं। पहली यह कि उसकी डॉक्टर बीवी करुणा अपनी नौकरी की वजह से अधिक दिनों के लिए मैके नहीं जाती या कहीं भी नहीं जाती। इस कारण उसे सदगृहस्थ होने का तनाव अधिक झेलना पड़ता। वह झुंझलाते हुए इस 1.5 महीने महफिल मेरे ही घर जमती, लेकिन बत्रा को अक्सर जल्दी ही घर जाना पड़ता। वह झुंझलाते हुए जल्दी जल्दी 1-2 पैग पीकर अपनी ससुराल को कोसते हुए निकल लेता। प्रिय पाठक, बत्रा के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि उसकी ससुराल इसी शहर में है। हम दोनों की पत्नियों को आश्चर्य होता है कि संसार में आखिर ऐसे कितने विषय हैं जिन पर इतनी बातें की जा सकें। वे कभी कभार हमारी चर्चाएं सुनती भी, लेकिन उन्हें खास आनंद नहीं आता। कई बार वे इसे बौद्धिक शगल करार देती। इस बात पर हम दोनों मित्रों को आश्चर्य होता, क्योंकि दोनों प्रबुद्ध और कामकाजी महिलाएं हैं। सुरभि मेरे साथ कॉलेज में प्राध्यापक है, लेकिन इन सबसे अधिक वे पत्नियां हैं।
ऐसी मध्यवर्गीय पत्नियां जो अपने घर को सजा संवार कर रखती है, जिनके एक या दो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिन्हें वे नियमित होमवर्क कराती हैं, जिनके घर का खर्च बजट के अनुसार चलता है और जो पतियों को अपने रात 9 बजे घर पर ही देखना चाहती हैं और जिन्हें शराब और सिगरेट से होने वाली हानियां उंगलियों पर रटी होती हैं। मैंने बत्रा के बारे में इतना नाहक ही बयान कर दिया। वह मेरा जिगरी है शायद इसलिए। दरअसल बत्रा का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। नेगेटिव संबंध हो सकता है कि यदि वह उस रात को मेरे साथ होता तो यह घटना नहीं घटती। जून का अंतिम सप्ताह था वह। ऐसा समय जब मानसून मौसम विभाग को मुंह चिढ़ाता धरती से आंख मिचौनी खेलता है। सैटेलाइट की ओट में दी गई भारी वर्षा की चेतावनी सुनकर भी आप अपनी बालकनी या छत से तारों भरा आकाश देख सकते हैं। 26 जून सुरभि के लौटने के दिन नजदीक थे। दूरसंचार क्रांति ने हमारे अकेलेपन को अवश्य कम किया है। यह बात दीगर है कि संबंधों की दुनिया में प्रतीक्षा और याद जैसे अनुभव क्षणों की आंच कम हुई है। सुरभि और चीकू के चले जाने से घर सूना अवश्य लगता, लेकिन वे हर पल मुझसे हाथ भर की दूरी पर ही तो होते। एक कोड नंबर और 6 अंकों को दबाकर उनसे किसी भी वक्त मिला जा सकता था। और मैं भी तो उनकी जद में था। मैं ही क्या, समूचा पूरा घर। सुनो, दूध और धोबी का हिसाब ठीक रखना। बिजली, टेलीफोन के बिल और इंश्योरेंस की प्रीमियम समय से भर देना। फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करते रहना, ऐसा ना हो कि कहीं बर्फ का पहाड़ बन जाए। कपड़ों में फिनाइल की गोलियां रखना भूल गई थी, रख देना, तुम्हारी अलमारी के लोअर ड्रॉर में पड़ी है। ठीक से खाना पीना, शराब सिगरेट के दौरों पर नियंत्रण रखना, देर रात तक मत पढ़ना, आदि आदि। मैं अकेले होते हुए भी कहाँ अकेला था। 26 जून की रात 8 साढ़े 8 बजे होंगे उस वक्त। मैं अकेले ही 2 पैग ले चुका था, क्योंकि बत्रा ने शाम को ही फ़ोन पर बता दिया था कि उसे करुणा और बच्चों को फिल्म दिखाने ले जाना है, इसलिए वह नहीं आ सकेगा। बादल गरज रहे थे, बीच बीच में बिजली भी कड़क जाती थी। बारिश के आसार थे। स्टीरियो पर लता मंगेशकर डायमंड्स फॉरएवर कैसेट के जरिए मधुरिमा बिखेर रही थी। कुल मिलाकर वातावरण ऐसा था जिसे एंजॉय किया जा सकता था अकेलेपन के बावजूद। कॉलवेल ने वातावरण में छा रही तंद्रा को भंग किया था। मुझे आश्चर्य हुआ। आमतौर पर इस समय कोई नहीं आता, वह भी इस मौसम में। कहीं बत्रा तो नहीं? संभव है फिल्म का कार्यक्रम स्थगित हो गया हो। यहीं जवाहर नगर में तो रहता है बत्रा, लगभग 2 फरलांग दूर। मैंने कुछ उम्मीद और कुछ खुशी से दरवाज़ा खोला। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक बिजली कौंधी और सैकड़ों ट्यूबलाइट्स की रोशनी का फ्लैश चमका। बत्रा तो नहीं, एक लड़की जरूर खड़ी थी, सिर से पैर तक भीगी हुई, कुछ बदहवास सी। उसके भीगे बालों, देह और कपड़ों से बारिश अभी भी टपक रही थी। उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े और भीतर आने की अनुमति मांगी। मैंने देखा, बदहवासी के बावजूद आत्मविश्वास के अंश उसकी आंखों में तैर रहे थे। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही रहने दिया। वह बिल्कुल अपरिचित चेहरा था। मैंने कोशिश की कि कुछ याद आ सके। संभव है कोई स्टूडेंट हो या कोई परिचित। क्या आप केएमपी कॉलेज की स्टूडेंट हैं? मुझे सुझाई नहीं दिया कि मैं और उससे क्या पूछूं। उसने ना में सिर हिला दिया। अब मैं असुविधाजनक स्थिति में था, अपने ही घर में। एक तो 2 पैग, ऐसा मौसम, और उस पर यह अजनबी लड़की। यह ना तो परिचित है और न ही मेरे कॉलेज की छात्रा। तो फिर इस वक्त यहाँ क्यों आई है? वैसे भी आमतौर पर मैं छात्रों को घर आने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि अपने रिसर्च स्टूडेंट्स को भी। उन्हें जो भी प्रॉब्लम हो या तो टेलीफोन से पूछ लें या फिर अगले दिन कॉलेज का इंतज़ार करें। अपनी इसी आदत के कारण मुझे ड्राई और अनसोशल जैसे फिक्रों से नवाजा जाता रहा है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह मेरी अपनी शैली है, दैट्स इट। अब तक वह मेरे भीतर उगाई असुविधा को शायद भांप चुकी थी। उसने तुरंत ही मुझे डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा मांगी और बताया
कि तेज बारिश के कारण वह पूरी भीग चुकी है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी गुल है। उसका घर दूर है। वैसे भी कॉलोनी में इस वक्त ऑटो रिक्शा इस मौसम में नहीं मिलते। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि ग्राउंड फ्लोर पर मेरे फ्लैट के वरांडे की लाइट जलती देख वह शरण लेने चली आई है। स्ट्रीट लाइट गुल हो जाने से वह और भी डर गई है, क्योंकि पिछले दिनों शहर में गुंडागर्दी में काफ़ी इजाफा हो गया था। उसने समझाने की कोशिश की कि स्ट्रीट लाइट जलते ही वह लौट जाएगी। वैसे भी स्ट्रीट लाइट अधिक समय तक गुल नहीं रहती। समझाने की कोशिश की? अरे यह क्या, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया अब तक। उसने ये सब बातें मुझे इशारों से समझाई थी। तो क्या? तभी उसने मेरे चेहरे पर झलक रहे आश्चर्य का समाधान किया। उसने अपने गीले और संभवतः ठंड से कांप रहे होठों पर एक हाथ रखा और फिर हवा में उंगलियां झुला दी। वह एक गूंगी लड़की थी, जैसे उसने कोई निराशाजनक सूचना दी हो। मेरे भीतर कुछ बुझ सा गया। अपने को टटोला अंदर तक। सहानुभूति का कोई प्रांकुर उगाया था या हल्के से आघात से कुछ दरक गया था, कह नहीं सकता। मैंने उसे ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने के लिए कहा। साथ में सोफे की ओर इशारा भी किया। वह मुस्कुराई। उसने फिर इशारे से बताया कि वह सुन सकती है। मुझे झेंप सी आई। मैंने सुना था कि जो लोग गूंगे होते हैं वे अक्सर बहरे भी होते हैं। उसके कपड़ों से बारिश का टपकना कम हो चला था, लेकिन ड्राइंग रूम के कारपेट का एक कोना भीग गया था जिसे वह संकोच से देख रही थी। वह सोफे पर बैठने से झिझक रही थी, क्योंकि गीले कपड़ों से वह खराब हो सकता था। मैंने कोई बात नहीं वाले अंदाज में उसे फिर से बैठ जाने का इशारा किया। मुझे फिर झेंप आई। यह बात तो मैं बोलकर भी कह सकता था। मेरी आवाज़ को अचानक क्या हुआ? वह सिमट कर सोफे के एक कोने पर बैठ गई, गीलेपन के विस्तार को रोकती हुई। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट का वरांडा कई बार कड़कती धूप और तेज बारिश से बचने के लिए कई प्राणियों की शरण स्थली बन जाता है। मैंने अपना वरांडा वैसे खुला रखा है, क्योंकि सुरभि कई बार, हालांकि इसे क्लोज करवाने के लिए मुझ पर जोर डालती रहती है। कई बार आवारा कुत्ते, बछिया वगैरह शरण तो ले लेते, लेकिन साथ में इसे गंदा भी कर जाते। परेशानी सुरभि को ही उठानी पड़ती। मैं हर बार हाँ हूँ कर टाल देता। ओपन वरांडा मुझे इस कंक्रीट जंगल में खुलेपन का एहसास देता था। देश के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों में इस शहर की गिनती होने के बावजूद मुझे न जाने क्यों यह यकीन था कि ओपन वरांडा में मौजूद हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ अधिक होती है। एक बार बारिश के दिनों में कबूतर इस ओपन वरांडे में आ गिरा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, पंख भीगे और नुचे हुए थे। सुरभि ने बताया कि वह कबूतरी है और यह उसके अंडे देने का समय है। हो सकता है किसी चील ने उस पर झपट्टा मारा हो। उस कबूतरी ने वरांडे के रोशनदान पर अपना डेरा जमाया था लगभग 1 हफ्ते तक। खूब आव भगत हुई थी उस कबूतरी की। गेहूं के दानों से लेकर कटोरी में दूध तक पेश किया गया उस प्रसूता को। चीकू के लिए तो मानो एक खेल हो गया था। घोंसले से गिरे तिनको और बीट के कारण 1 हफ्ते तक वरांडे में गंदगी रही। सुरभि भुनभुनाती रही, लेकिन घोंसला नहीं हटाया। कैसे हटाती? जाने क्यों मुझे वह कबूतरी याद आ गई। मैंने देखा लड़की ठंड से उठी कपकपी को सायास छुपा रही है। पंखा भी चल रहा था। भीगे कपड़ों में ठंड तो लगेगी ही। मैंने सोचा इसे तौलिया देना चाहिए। भीतर से तौलिया लेकर आया तो देखा वह बुक शेल्फ में रखी किताबों के टाइटल्स पढ़ रही थी। तौलिया देते समय मैंने ध्यान से उसे देखा, थोड़ा करीब से भी। बहुत सुंदर न होने पर भी उसमें एक शब्दातीत आकर्षण था, ऐसा जो तेज कदमों को धीमा कर दे। एक ऐसा व्रत जिसमें लगातार परिक्रमा का बंधन नहीं है, मुक्ति का आमंत्रण है। पता नहीं मैंने इस लड़की के बारे में इतना कैसे सोच लिया। लड़कियों के प्रति मेरा रूखा व्यवहार चर्चा और आश्चर्य का विषय रहता है। मेरे रिसर्च स्कॉलर्स भी, हालांकि अधिकांश छात्राएं हैं, मैं बिला वजह कोई स्कैंडल खड़ा नहीं होने देना चाहता। मैं जानता हूं कि इन मामलों में तिल का ताड़ कैसे बनता है। न तो मैं अपनी लेखकी प्रतिष्ठा पर कोई आँच आने देना चाहता हूं और न ही मेरे पास इन सब बातों के लिए समय है और न ही नियत ही।
लोग कैसे ही इन चीज़ों के लिए फुर्सत निकाल लेते हैं। वही 24 घंटे तो होते हैं एक दिन में। सुरभि भी मजाक कर देती है कभी कभी, यार कभी तो थोड़ी लिफ्ट दे दिया करो लड़कियों को भी। लेकिन मैं जानता हूं कि सुरभि के इस मजाक के पीछे एक आश्वस्ति भाव है। सुरभि के विश्वास का यह महल निश्चिंतता की मजबूत नींव पर खड़ा है। तभी तो कितनी आसानी से मुझे छेड़ देती है वह। जितना समय तुम किसी लड़की को फुसलाने में लगाओगे, उतने समय में तुम केवल बमुश्किल 1-2 आर्टिकल लिख पाओगे। मैंने उस लड़की की उम्र पर गौर किया। वह 21 के लगभग होगी, 22 से अधिक तो कतई नहीं। अब वह सहज हो चली थी किंचित। मैंने पूछा, उसका घर कहाँ है? उसने स्टडी टेबल पर रखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पर छपे नेहरू पर उंगली रखकर कहा यानी बताया, यानी नेहरू नगर। इस जवाहर नगर से 3 किलोमीटर दूर। शहर तेजी से बढ़ रहा था और कॉलोनियों के नामकरण के लिए महापुरुषों के नाम के टुकड़े किए जाने लगे थे। जवाहर नगर अलग था और नेहरू नगर अलग। लोकमान्य नगर शहर के पूर्व में था और तिलक नगर पश्चिम में। इसे नेहरू नगर तक पैदल पहुंचने में 1-8 घंटा तो लग ही जाएगा। रात के 9 बजे थे। मेरी असुविधा बरकरार थी। मैंने खिड़की से बाहर झांककर यह देखने का असफल प्रयास किया कि बारिश थमी है या नहीं। बाहर काफी अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट अभी तक गुल थी। जब उसने मुझे बताया कि वह मुझे जानती है तो मैं चौंका। उसने आगे मुझे समझाया कि वह साहित्य में एमए कर रही है प्राइवेट तौर पर। उसकी कुछ सहेलियां केएमपी कॉलेज में पढ़ती हैं और उसने मेरे बारे में उन्हीं से बहुत कुछ सुन रखा है। यही कि मैं अपने विषय का कितना मर्मज्ञ हूँ, साहित्य के गूढ़ विषयों की भी कितनी सहज सरल व्याख्या करता हूँ, मेरा लेक्चर मिस करने का अर्थ कुछ खो देना है, वगैरह वगैरह। मुझे भला लगा। उसने यह भी बताया कि रस सिद्धांत के बारे में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और वह मेरे नोट्स लेना चाहती है, यह जानते हुए भी कि मैं अपने नोट्स किसी को नहीं देता। उसने मेरे लेखन को अपीलिंग बताते हुए समझाया कि वह मेरा लगभग पूरा लेखन पढ़ चुकी है, कहानियाँ, कविताएं, आलेख इत्यादि। उसकी कई दिनों से इच्छा थी कि मुझसे मिले, यानी एक तरह से वह मेरी प्रशंसक थी। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा अभी तक खुला था और रोशनी की वजह से बरसाती कीट पतंगे भीतर घुसने लगे थे। मैं दरवाज़ा बंद करना चाहता था क्योंकि बरसाती कीड़ों के घर में घुसने पर मुझे रात भर परेशानी उठानी पड़ सकती थी। भीतर की नैतिकता उस प्रशंसिका के रहते मुझे दरवाज़ा बंद करने से रोक रही थी। अचानक वह उठी और कीड़ों की ओर इशारा करते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने ड्राइंग रूम की सड़क पर आते जाते खिड़की से बाहर देखा। सामने वाले अपार्टमेंट में 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं जो दोपहर भर सड़क पर आते जाते लोगों को ताका करती थीं। लेकिन इस वक्त रात के 9 बजे थे। वे बूढ़ी औरतें निश्चित रूप से अब तक सो चुकी होंगी और यदि जाग भी रही होंगी तो उन्हें इस उम्र में मोतियाबिंद अवश्य रहा होगा और आज की पीढ़ी के बच्चे उनके इलाज में टालमटोल कर रहे होंगे। कुल मिलाकर इस वक्त उन बूढ़ी औरतों का खतरा न के बराबर था। आसपास के अपार्टमेंट से बीच में सीरियल्स और विज्ञापनों के स्वर जरूर आ रहे थे। पूरा मोहल्ला अपने में व्यस्त था। कहें तो मैं आपको गाड़ी से छोड़ाऊं? मेरे भीतर आशंका उठने लगी थी कि कहीं इस वक्त सुरभि का फोन ना आ जाए। घड़ी का कांटा एसटीडी, यदि ऐसा हुआ तो मैं चाहकर भी इस लड़की की उपस्थिति को नहीं छुपा पाऊंगा। मेरी असहज आवाज ही बोल देगी। वैसे इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन रात को 9 बजे किसी अजनबी लड़की की घर में मौजूदगी कितनी अटपटी लगेगी सुरभि को। शायद इसी भय ने मुझसे उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव करवाया था। उसने साफ इनकार कर दिया और एक बार फिर क्षमा मांगी कि वह इस तरह मुझे तकलीफ दे रही है। दरअसल वह स्ट्रीट लाइट्स में रोशनी लौटने का इंतजार कर रही थी। एक अकेली लड़की को थोड़ा सा उजाला कितनी सुरक्षा दे सकता है, मैंने सोचा। अब वह तौलिए से बालों को पोंछने लगी थी।
उसके बाल स्टेप्स में कटे थे और काफ़ी चमकदार थे। कॉलेज जाते समय वह इन बालों को बार बार गर्दन झटक कर जरूर पीछे करती होगी या फिर हाथ से पीछे की ओर संवार लेती होगी। उस समय वह काफ़ी खूबसूरत लगती होगी। मैं इस वक्त भावनाओं के स्तर पर अपने को 15 साल पीछे महसूस कर रहा था। उसके स्टेप्स में कटे बालों से मैंने अपने को बाहर निकाला तो मुझे अपने 2 पेग्स का ख्याल आया। मेरे दिमाग पर जोर देकर सोचा कि कहीं मैंने नशे में इस लड़की के साथ कोई अभद्रता तो नहीं कर दी है। मसलन कहीं मैं लड़की को बेवकूफ़ों की तरह घूर तो नहीं रहा हूँ या अनावश्यक रूप से हंस तो नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसी अभद्रता कतई गवारा न होती। मुझे ग्लानि सी हुई। दरअसल सुरभि के लौट आने पर शराब पर तो नियंत्रण लगना ही था। इसी चक्कर में मैं अकेले 3 पेग उतार गया, वरना बतरा के बगैर मैं कहाँ लेता हूँ। निश्चित ही मैंने ऐसी अभद्रता नहीं की होगी शायद, क्योंकि वह लड़की यदि की होती तो वो लड़की अब तक थैंक्स कहकर जा चुकी होती। और वैसे भी मैंने विस्की के बजाय जिन ली थी, जिसका नशा अपेक्षाकृत हल्का होता है। स्टीरियो पर लता जी गा रही थी, रहें ना रहें हम महका करेंगे। लड़की गाने में डूबी हुई थी। बीच में अचानक गीले कपड़ों में वह कांप उठती थी। उसने बताया कि संगीत में उसे केवल लता मंगेशकर पसंद है, स्वर की मिठास के कारण नहीं बल्कि स्वर की निश्चलता के कारण। प्रिय पाठक, आप आश्चर्य न करें, ये सभी बातें उस मूक लड़की ने की थीं। उसकी उंगलियां, आंखें, चेहरे के भाव सभी ने मिलकर एक भाषा का निर्माण किया था, एक समृद्ध भाषा का निर्माण। दिलचस्प यह कि मैं इस भाषा को आसानी से समझ पा रहा था। पारंपरिक भाषा में कहें तो वाग्देवी कंठ से निकलकर लड़की के पोर पोर में समा गई थी। कॉफी पियोगी? मैंने इस बार उसे न आप कहा न तुम। मेरे इस प्रस्तावनुमा प्रश्न पर उसने हाँ में गर्दन भले न हिलाई, मगर उसकी आंखों में कॉफी के नाम पर चमक उभरी। शायद उसने कॉफी की गर्माहट को महसूस किया होगा। मैं किचन में कॉफी बनाने चला गया। कॉफी बनाते समय सोच रहा था कि क्यों न इसे सुरभि के कपड़े दे दूं। बारिश थम भी गई तो गीले कपड़ों में 3 किलोमीटर कैसे जाएगी। सुरभि का कोई सलवार सूट तो रखा ही होगा अलमारी में, कल लौटाने के लिए कह दूंगा। वैसे भी सुरभि को आने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, और मान लो कल ही लौट भी आई तो इसमें क्या, छुपाने की कोई बात ही नहीं है। लता जी की आवाज़ थम गई थी। साइड ए पूरी हो चुकी थी। मैं किचन में सोच रहा था कि अब साइड बी लगाऊं या स्टूडियो को खामोशी रहने दूं, उलझन में था। तभी उनकी स्वरलहरियां फिर से वातावरण में तैरने लगीं। बैया न धरो ओ बलमा, यह साइड बी थी। मैं कॉफ़ी लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वह रस सिद्धांत के नोट्स की फाइल पलट रही थी। मुझे आते देख उसने फाइल एक और रख दी और मेरे हाथ से ट्रे ले ली। कॉफ़ी का पहला घूंट भरते ही उसने मुझे प्रशंसा प्लस कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा। कॉफ़ी मैं वाकई अच्छी बना लेता हूँ। कॉफ़ी की गर्माहट उसके भीतर स्थानांतरित हो चुकी थी और मेरे भीतर भी। देखो, मेरी वाइफ की अलमारी से कपड़े लेकर चेंज कर लो, दिक्कत की कोई बात नहीं, कल लौटा देना। मैं उसे सुरभि की अलमारी तक पहुंचाकर ड्राइंग रूम में आ गया। लगभग 10 मिनट बाद वह बाहर आई। मेरे पास उसे अपलक निहारने के अलावा कोई चारा न था। यदि यह किसी फिल्म का सेट होता तो कैमरामैन किसी भी एंगल से उस खूबसूरती को कैद कर सकता था। उसने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर एवं पल्ला सफ़ेद था। एक सेमिनार में हैदराबाद गया था, वहीं से यह साड़ी सुरभि के लिए खरीदी थी। मुझे यह साड़ी पहली ही नज़र में भा गई थी। हालांकि सुरभि को भी पर्पल कलर पसंद है, लेकिन पर्पल वाइट कॉम्बिनेशन पर उसे एतराज़ था। सुरभि यूं इस साड़ी को कभी कभी पहनती थी मेरा मन रखने के लिए। मैं आश्चर्य और उत्तेजना में कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे इस तरह निहारते देख उस लड़की की गर्दन थोड़ी झुक गई थी, संकोच से या शर्म से। उसके बाल भी सूख चुके थे, जिन्हें उसने कंघी से हल्के से संवार लिया था।
मुझे लगा अब यह लड़की कंधों पर झूलते स्टेप्स में कटे बालों को पीछे की ओर झटक देगी, वैसे ही जैसे वह रास्ते में चलते समय करती होगी। प्रिय पाठक, आप विश्वास करें, उसने ऐसा ही किया। मैंने महसूस किया कि कपकपाहट उसके होठों तक सिमट कर रह गई है। वह मेरे बेहद करीब थी। सुरभि, उसके विश्वास का महल, चीकू का चेहरा, सभी बारी बारी से उभर कर पृष्ठभूमि में विलीन हो गए थे। लता जी अंतिम गाना गा रही थी, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। इसके बाद जो हुआ उसे बताने के लिए बम्बईया फिल्मों के सात्विक प्रतीकों का सहारा लिया जा सकता है। मसलन समुद्र की लहरों का जोरों से उठना और चट्टानों से टकराना, भौरे का फूल से रस चूसना, आग की लपटों का ऊंचा हो जाना वगैरह वगैरह। सुबह 9 बजे नींद खुली। रात का घटनाक्रम एक फास्ट फॉरवर्ड की तरह घूम गया। मैंने हड़बड़ाहट में पूरा घर छान मारा। लड़की कहीं नहीं थी। तो क्या वह रात को ही चली गई बगैर बताए, या फिर सुबह जल्दी? मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, देखा वह भीतर से ही बंद था। मेरा सिर चकराने लगा। यह कैसे संभव है? दरवाज़ा भीतर से कैसे बंद है? कॉफ़ी के प्याले भी ड्राइंग रूम में नहीं थे। मैंने कारपेट और सोफे का वह हिस्सा देखा जो कल रात उसके शरीर से टपकती बरसात से भीग गया था, लेकिन वह भी सूखा था। अचानक दिमाग में कुछ कौंधा और मैंने यंत्रवत सुरभि की अलमारी खोली। पर्पल कलर की साड़ी बगैर किसी सिलवट के हैंगर पर टंगी हुई थी। अब तक मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तो क्या वह सब एक स्वप्न था, महज नींद की एक कल्पना? नहीं, यह सर्वथा असंभव है। कोई स्वप्न इतना जीवंत नहीं हो सकता। मैंने दिमाग पर जोर डाला, बार बार खोजता रहा, शायद कोई चिन्ह, कोई प्रमाण मिल जाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। यहाँ तक कि किचन में कॉफ़ी बनाने की पतीली भी अपनी जगह साफ रखी हुई थी। हाँ, एक आश्चर्यजनक बात जरूर हुई थी। स्टडी टेबल से रस सिद्धांत की फाइल नदारद थी। यह कैसा छलावा है, कितनी अजीब बात है। पिछली रात के कोई चिन्ह न मिल पाना मुझे लगातार बेचैनी और ग्लानि से भर रहा था। जो कुछ घटा था वह क्या था आखिर? दिन भर बेचैनी, चिंता, छटपटाहट, न भूख न प्यास। मैंने एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचा, यह तो तय है कि वह आई थी, भीगी हुई, मुझे जानती थी। काफ़ी देर सोफे पर बैठी रही, हमने कॉफ़ी पी थी, लता जी को सुना था, उसने सुरभि की पर्पल साड़ी पहनी थी, स्टेप्स में कटे बाल। अचानक मुझे मुंह खोने का ख्याल आया। उसके मुंह खोने का ख्याल, तो क्या शब्दों के बगैर इतना संवाद संभव था? लेकिन उस लड़की का पोर पोर बोलता था। उसका नाम सुप्रिया शर्मा था। प्रिय पाठक, उसने बेडरूम में अपनी तर्जनी से मेरी पीठ पर अपना नाम लिखकर बताया था। लेकिन वे सब तो स्मृतियां हैं, महज अनुभव। पदार्थ की शक्ल में कोई प्रमाण क्यों नहीं मिल पा रहा है? मेरी हताशा चरम पर थी। मैंने इस जंजाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे। हो सकता है रात भर में कारपेट और सोफे का गीलापन सूख गया हो। उसने कॉफ़ी के प्याले और बर्तन धोकर यथास्थान रख दिए हों। दूसरे दिन साड़ी लौटाने की जहमत से बचने के लिए रात को ही या सुबह जल्दी प्रेस करके हैंगर पर टांग दी हो। घर में प्रेस ढूंढना कोई मुश्किल काम तो नहीं। जरूर वह जाते समय रस सिद्धांत के नोट्स वाली फाइल भी ले गई होगी, वरना वह गई कहाँ? लेकिन ड्राइंग रूम का दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? हो सकता है उसने जाते समय मुझे जगाया हो और मैंने तंद्रा में ही उसे वरांडे तक पहुंचाकर दरवाज़ा बंद कर लिया हो। हालांकि अंतिम बात की संभावना मेरे गले उतर नहीं रही थी, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। जब इतनी बातें हो सकती हैं तो ये क्यों नहीं? इस बीच में बत्रा को 2-3 बार फ़ोन कर चुका था। पहले वह स्कूटर की सर्विसिंग करवाने गया था और बाद में बैंक। सोचा बत्रा के घर जाकर ही इंतज़ार करूं। मैं अपनी उलझन बत्रा से तुरंत शेयर करना चाहता था। उसने कई बार कठिन समय में मेरी मदद की थी, मुझे संकटों से उबारा था। आखिर शाम को बत्रा का फ़ोन आया।
उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि चूंकि कॉलेज खुलने वाले हैं इसलिए कई दिनों से पेंडिंग पड़े काम निपटा रहा था। उसने कहा कि वह केवल आधे घंटे में पहुंच रहा है। मैंने नमकीन निकालकर गिलास जमा लिए थे। हाँ तो प्रोफेसर क्या बात है? बत्रा ने बड़ा सा घूंट भरा। पेंडिंग कामों को निपटा लेने की वजह से वह काफ़ी निश्चिंत और खुश लग रहा था। बत्रा के साथ मुझे किसी भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने उसे आद्योपांत वह किस्सा सुनाया। जी हाँ प्रिय पाठक, वही सुप्रिया शर्मा वाला अजीबोगरीब वाकया जो अब तक मेरी नींद और चैन छीन चुका था। बत्रा ने पूरी गंभीरता और तन्मयता से मुझे सुना। वह 2-3 मिनट तक आश्चर्यजनक रूप से खामोश रहा। उससे मुझे इस रिएक्शन की उम्मीद कतई न थी। हाँ तो पार्टनर, उस रात कितने पेग लिए थे? बत्रा जब मूड में होता है तो उसके मुंह से पार्टनर शब्द निकलता है। मुझे लगा उसने फूटने की हद तक फूले हुए गुब्बारे को पंचर कर दिया है। मुझे थोड़ा अपमानजनक भी लगा। डोंट टेक इट सो लाइटली बत्रा, इट्स सीरियस। क्या खाक सीरियस? मुझे लगता है सुरभि भाभी को फोन करके अब बुला ही लेना चाहिए, वरना आज तो यह कल्पना में फिसले हो, कल को कहीं। बत्रा, यू फूल, यह कल्पना या स्वप्न नहीं, एक जिंदा और सच घटना है। तुम इस तरह इसे हवा में न उड़ाओ। मैं लगभग झुंझला रहा था। बत्रा उसी बेशर्मी से मुस्काए जा रहा था। देखो पार्टनर, यह सब तुम लेखकों के अवचेतन में उपजी खुरापाते हैं। अपनी इन खुराफातों की बदौलत ही तुम लेखक लोग हजारों हजार पाठकों को एक्सप्लॉइट करते हो। देखो बत्रा, इतने अमानवीय न बनो। मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया है। मेरे स्वर में घिघियाहट थी। अब क्या मदद चाहते हो? ऐश के समय तो अपने जिगरी दोस्त को भूल गए। बत्रा ने जोरदार ठहाका लगाकर गिलास से एक बड़ा घूंट भरा। आज वह छक्कर पीने के मूड में लग रहा था। मैंने महसूस किया कि अब मुझे बत्रा से घृणा करना चाहिए। मैं एक मकड़जाल में बुरी तरह से फंसा हूं और इस हरामी को ठट्ठा सूझ रहा है। मुझे अपनी दोस्ती दांव पर लगती दिखाई दे रही थी। अब तक वह 2 बड़े पेग पी चुका था। उसने सिगरेट सुलगाई और पलक झपकते ही उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। देखो दोस्त, क्यों हमारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हो? सभी जानते हैं कि तुम एक गंभीर और स्कॉलर व्यक्ति हो। तुम जैसे व्यक्तियों के पास इन बातों के लिए न फुर्सत होती है और न ही नियत। तुम्हारे लिए संभव हो ही नहीं सकता। कोई तश्तरी में सजा कर दे तब भी। इसीलिए यह मामला प्रथम दृष्टया ही खारिज हो जाता है। अंतिम वाक्य पर बत्रा ने विशेष जोर दिया। देखो बत्रा, मेरी तारीफ न करो। मुझे पता है जो मैं हूँ। एक जिंदा अनुभव को जिसने मेरा व्यक्तित्व, मेरी गृहस्थी हिलाकर रख दी, इस तरह खारिज कैसे किया जा सकता है? यार तुम तो लेखक हो, संवेदनों के स्रोत, उनकी बारीकियों को अच्छी तरह समझते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारी रिक्तताएं लगातार हमारा पीछा करती हैं? हमारे भीतर की अपूर्णताएं हमारे अवचेतन पर दस्तक देती रहती हैं। यह अवचेतन मौका पाते ही किसी कल्पना, स्वप्न या फिर दृश्य से अपने को तृप्त करता है। फ्रायड ने बत्रा दार्शनिक हो रहा था। देखो बत्रा, तुम मुझे फ्रायड और अवचेतन मत बताओ। तुम इसे सत्य घटना मानकर दूसरे कोण से क्यों नहीं देख रहे? भाई मेरे, कैसे मान लूं इसे सत्य? जो घटनाक्रम तुमने बताया है वह सच हो ही नहीं सकता। इसके 2 ठोस कारण हैं। कौन से? बत्रा ने मेरे भीतर उत्सुकता जगा दी थी। पहला तो यह कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टि से इसमें कई त्रुटियां हैं। जैसे एक जवान और आकर्षक लड़की का इस तरह फ्लैट में शरण मांगने घुस आना, बारिश के मौसम में कारपेट और सोफे के गिले हिस्सों का रात भर में सूख जाना, एक मूक लड़की का इस तरह संप्रेषित हो पाना, लड़की का साड़ी प्रेस करके रख आना, और सबसे बड़ी बात, दरवाजे का भीतर से बंद होना। इनमें से कुछ बातें अवैज्ञानिक हैं और कुछ अव्यावहारिक। क्या तुम लड़की के स्थान पर सुप्रिया नहीं कह सकते? मैंने बत्रा को टोका। हरगिज नहीं, बत्रा ने लगभग मुझे झिड़क दिया। और दूसरा कारण, वह अधिक महत्वपूर्ण है। जिस तरह से लड़की तुम्हारे समक्ष समर्पण कर देती है, उससे तो वह चालू किस्म की लगती है।
जो बाद में तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकती है। तुम जिस अनुभव तृप्ति की बात कर रहे हो वह ऐसी चालू लड़की से पाया ही नहीं जा सकता। कम से कम तुम तो नहीं पा सकते। बत्रा ठीक कह रहा था, लेकिन मामला केवल तर्क का ही तो न था। देखो बत्रा, तुम फिर मेरी साइड लेकर ही सोच रहे हो। एक बार तुम सुप्रिया की ओर से क्यों नहीं सोचते? क्या बारिश से बचने के लिए कोई लड़की ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में कुछ देर के लिए शरण नहीं ले सकती, खासकर जब बाहर की स्ट्रीट लाइट गुम हो? उसे क्या मालूम कि मैं घर में अकेला हूं? गीला सोफा और कारपेट रात भर में सूख भी सकते हैं। जिस लड़की को मैंने शरण दी, कॉफी पिलाई, बदलने के लिए कपड़े दिए, और जो लड़की मेरे साथ अलौकिक अनुभव में हिस्सेदार रही, क्या वह लड़की कॉफी के बर्तन नहीं धो सकती, एक साड़ी नहीं प्रेस कर सकती? मेरा चेहरा उत्तेजना में लाल हो रहा था। और जहां तक उसके मुंह होकर संवाद करने का सवाल है, यकीन मानो बत्रा, उसके आने के बाद एक पल भी मुझे नहीं लगा कि भाषा, बोले गए शब्दों से बनी भाषा की कोई ज़रूरत है। जहाँ तक उसके चालू होने यानी इस तरह समर्पण कर देने की बात है, हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम एक दूसरे को पटा रहे हैं। बत्रा, विल यू बिलीव, वह सब इतना सहज, इतना स्पॉन्टेनियस था कि मैंने अपना वाक्य अधूरा छोड़कर बत्रा की ओर देखा। वह मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। और बत्रा, प्रॉब्लम यह है कि इतना सब हो चुकने के बाद भी मुझे ग्लानि का एक अंश भी छू नहीं रहा है। बत्रा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे सुरभि से, अपनी इस गृहस्थी से कितना लगाव है? कांट यू अंडरस्टैंड दिस? लेकिन दरवाजा फिर भीतर से कैसे बंद था? बत्रा अभी भी तर्कशास्त्र का तिनका पकड़े हुए था। देखो, यह कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शायद अवचेतन की स्थिति में मैंने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि उसने मुझे जगाना ठीक न समझा हो, यानी वह ड्राइंग रूम की खिड़की खोलकर वरांडे में आ गई हो। कूद कर? बत्रा मुस्कुराया। हाँ, कूद कर। कौन सा कुतुब मीनार से कूदना था? 2.5 फीट तो है ही। और तुम देख रहे हो ना कि रस सिद्धांत वाली फाइल भी गायब है। कुछ देर हमारे बीच खामोशी पसरी रही। फाइल हो सकता है तुम रखकर कहीं भूल गए हो, या कॉलेज में किसी छात्र या छात्रा को दी हो। अच्छा, यह बताओ पार्टनर कि ऐसा क्या था रस सिद्धांत की उस फाइल में जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस बेचारी को? बत्रा फिर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। इस बार उसकी मुस्कुराहट से मुझे तकलीफ नहीं हुई। गनीमत है वह तर्क की सीढ़ियों से तो नीचे उतर रहा था। बत्रा ने चौथा पेग खत्म किया। बत्रा में खासियत थी कि अधिक पी लेने के बावजूद वह शरीर और विचारों से संयत रहता था। कोई लड़खड़ाहट नहीं। पार्टनर, बुरा मत मानना, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेग के असर में ही तुमने टीवी पर कोई सीरियल या कोई फिल्म देखी हो जिसकी कहानी कुछ वैसी ही हो जैसा तुम? बत्रा, तुम जानते हो कि मुझे टीवी से चिढ़ है। फिल्मों का शौक मुझे है, लेकिन वह भी मैं थिएटर में ही जाकर देखता हूँ, तुम्हें पता है। हम दोनों ने फिर से सिगरेट सुलगाई। पार्टनर, चिढ़ मत जाना, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम प्रोग्रेसिव व यथार्थवादी लेखन की एक रास्ता से ऊपर कोई रहस्यवादी कहानी लिखना चाहते हो और सुप्रिया शर्मा उस कहानी का प्लॉट हो? बिल्कुल नहीं, मैंने संक्षिप्त और दृढ़ उत्तर दिया। हाँ, बत्रा का लड़की के बजाय सुप्रिया शर्मा कहना मुझे अवश्य अच्छा लगा। या फिर अपने जीवन की कोई काल्पनिक सनसनी तुम अब लाना चाहते हो? अब तुम फुहरता पर उतर आए हो बत्रा। मैंने उसे डपटा। लो, तुम तो वाकई चिढ़ गए। देखो, कॉडवेल ने भी लिखा है ना कि कविता का उद्भव कवि की सहज वृत्ति और अनुभव के बीच अंतर विरोध से होता है। यह तनाव उसे एक भ्रामक फैंटेसी की दुनिया रचने को प्रेरित करता है जिसका उस यथार्थ जगत से एक निश्चित और कार्यमूलक संबंध है। देखो बत्रा, तुम एक यथार्थ को फैंटेसी में घसीट ले जाना चाहते हो। क्या तुम जानते हो, इस घटना के अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक पक्ष मुझे भी बेहद परेशान किए हुए हैं, लेकिन दूसरे ढंग से। मैं देख रहा हूं कि किस तरह एक जिंदा यथार्थ एक फैंटेसी में तब्दील हुआ जा रहा है। जैसे
हाथों से कोई मूल्यवान वस्तु फिसले जा रही है। बत्रा, सामने के फ्लैट में 2 बूढ़ी औरतें रहती हैं जो दिन भर यहाँ से गुजरने वालों का हिसाब रखती हैं। यदि वे आकर कह दें कि उस रात उन्होंने एक लड़की को मेरे घर से निकलते देखा है, तो मैं उन बूढ़ी औरतों की गुलामी कर लूं। लेकिन पार्टनर, तो तुम्हारा अनुभव यदि इतना जीवंत और सच्चा है, तो फिर पदार्थ जगत से तुम उसके प्रमाण क्यों खोज रहे हो? मैं थक चुका था, मुझे नींद आने लगी थी। मेरे पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि बत्रा को यह कन्विंस कर सकूं कि स्वप्न यथार्थ के चाहे जितना करीब क्यों न हो, उसकी याद धीमे धीमे कमजोर पड़ जाती है। काश मैं चित्रकार होता तो पर्पल साड़ी पहने एक लड़की का चित्र बनाता जिसके बाल स्टेप्स में कटे हुए और कंधों पर झूल रहे हैं। शाम को घर लौटा तो पाया कि सुरभि और चीकू लौट आए हैं। मैं दोनों से देर तक लिपटा रहा, मानो बरसों बाद मिले हों। सुरभि थोड़ी मुटिया गई थी, देह में गुलाबीपन भी बढ़ गया था। मैके में निश्चिंतता, खाते और सोते रहने का प्रतिफल। क्यों जी, ये सुप्रिया शर्मा कौन है? सुरभि मेरे कान में फुसफुसाई। मैंने देखा वह एक शरारत भरी मुस्कान फेंक रही थी। मैं जोरों से उछला। चौंको नहीं, बत्रा ने मुझे फोन पर सब बता दिया है। ओह, बत्रा ने? मैं फिर हताश हो गया। डार्लिंग, यह सब सचमुच भी होता तो कम से कम एक सोच को बर्दाश्त कर सकने वाला जिगर इस बंदी के पास है। सचमुच के क्या मानी? मुझे एक बार फिर से घेरा जाने लगा था। इतनी गंभीर बात पर भी चुहल करने के पीछे क्या था? विश्वास का अतिरेक या औरत के मन में समाया हुआ एक डर जिससे कतराने की कोशिश की जा रही थी? लेकिन सुरभि तो ऐसी नहीं है। वह प्रबुद्ध है, सुलझी हुई है, लेकिन है तो एक औरत ही। अपनी अनुपस्थिति में भी टेलीफोन के रिमोट कंट्रोल से घर को नियंत्रित करने वाली एक गृहस्थन। उस रात मैंने सुरभि को बाहों में लेकर कहा था कि वह चाहे तो मुझे छोड़ सकती है। मेरे मन में भले ही कोई अपराध बोध न हो, लेकिन मैं उसका अपराधी तो हूँ। सुरभि ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया था, शायद घर को ही। उसकी आवाज़ बहुत गहरे से आती जान पड़ रही थी। देखो डार्लिंग, रेगिस्तान में हिरण पानी की छाया के पीछे बेतहाशा भागता है। उसे प्यास और फिर निराशा के अलावा क्या मिलता है? हम भी दूसरों की अपूर्णता को भरने के भ्रम में वही करते रहते हैं। इस दौड़ से क्या हासिल होता है? यदि तुम बाहर की अपूर्णता को अपने भीतर की अपूर्णता के बरक्स देख सको तो शायद इस अंधी दौड़ से मुक्त हो सकते हो। जैसे कि सुरभि अचानक खामोश हो गई थी। जैसे कि क्या? सुरभि बोलो, जैसे कि क्या? मैंने उसे झिंझोड़ा, लेकिन सुरभि कुछ नहीं बोली। एक टक छत को घूरती रही अंधेरे में। 2 महीने बीत चुके थे। जीवन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। वही कॉलेज, घर, लेखन, बैठक। हाँ, बत्रा को जब तक मुझे छेड़ने का बहाना जरूर मिल गया था। और तो और सुरभि और करुणा भी उसकी ठिठोली में शरीक हो जाती। चलो, इस शांत और सूखते तालाब में किसी ने ढेला तो फेंका, बत्रा कहता और ठहाका लगाता। सुरभि मुझे चिकोटी भरती। कभी सुरभि अपने बालों को बिखेर कर हाथों को फैलाकर फिल्मी अंदाज में गुनगुनाने लगती, अब तो दरस दे दे सौतन। एक बार तो हद ही हो गई जब चीकू ने भोलेपन से पूछा, ये सुप्रिया आंटी कौन है? बत्रा, सुरभि और करुणा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। सब के सब दुष्ट कहीं के। काश ये लोग मुझे इस कदर प्यार न करते। सितंबर का महीना था। वह कॉफी और पकोड़े के बीच गप्पें चल रही थी। बत्रा को पकोड़े बहुत पसंद है। बत्रा को अचानक जैसे कुछ याद आया हो। अपने हाथ के पकोड़ों को प्लेट में छोड़कर वह खड़ा हो गया। सुनो पार्टनर, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखो बत्रा, अब कोई बदतमीजी नहीं, मैंने उसे टोका। नहीं यार, आई एम सीरियस। वह वाकई गंभीर था। और तुम कहते हो ना कि 26 जून की रात 8:30 बजे वह बारिश में भीगते हुए आई थी।
मुझे अभी अचानक याद आया कि उस रात हम लोग एक फिल्म देखने गए थे। करीब 9:15 9:30 तक लौटे इसी रास्ते से। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात जवाहर नगर में एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। हाँ, बादल जरूर गरज रहे थे। तुम चाहो तो करुणा से पूछ लो। डॉक्टर करुणा ने भी हाँ में सर हिलाया। बत्रा की मेमोरी पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता था। इससे पहले कि मैं सुरभि की ओर देखता, कॉल बेल बज उठी। सभी खामोश हो गए। सुरभि ने दरवाजा खोला। जो लड़की अंदर आई उसे सभी अपरिचित दृष्टियों से भेद रहे थे और मैं तो काठ का बुत बन गया था। सभी का अभिवादन करने के बाद उसने कंधे पर टंगे बैग में से रस सिद्धांत की फाइल निकाली और मुझे देते हुए बोली, आई एम सुप्रिया शर्मा। दरअसल यह फाइल मेरी रूममेट पिंकी ने मुझे लौटाने के लिए दी है। उसे आज अचानक बेंगलोर जाना पड़ा, पता नहीं कब लौटे। आप बैठिए तो, सुरभि ने उससे कहा था। नो थैंक्स, दरअसल मैं जल्दी हूँ, मुझे नेहरू नगर तक जाना है। क्या आप पहले भी यहाँ? अचानक सुरभि के भीतर से एक औरत ने निकलकर उससे पूछा था। जी नहीं, दरअसल आपका फ्लैट ढूंढने में ही मुझे काफ़ी देर हो गई। अब मैं चलूँगी। उसने चीकू के गाल थपथपाए और ओझल हो गई। काठ के बुत में जान आई। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्य से उबर ही नहीं पा रहा था। प्रिय पाठक, आप भी आश्चर्य में डूब जाएंगे यह जानकर कि उस लड़की सुप्रिया शर्मा की आवाज़ सुरभि की आवाज़ से हूबहू मिलती थी। इतनी कि यदि सुप्रिया शर्मा फिल्म की हीरोइन होती और किसी कारण उसकी आवाज़ चली जाती तो सुरभि की आवाज़ में आसानी से डबिंग की जा सकती थी। लोग यही समझते कि यह सुप्रिया की ही आवाज़ है। लगता है उस एक्सीडेंट के बाद लड़की की आवाज़ लौट आई है, यह बत्रा था। संभव है इसी तरह की और बातों पर बत्रा, सुरभि और करुणा ने देर तक थका के लगाए हों। मैं तो वहाँ मौजूद होकर भी वहाँ से गुम था। दोस्तों, माना कि 26 जून की रात को जवाहर नगर में बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मानसून के बादल तो छाए ही थे ना। बिजली भी कड़क रही थी। और फिर ये भी तो हो सकता है कि जवाहर नगर के जो पैरेलल रोड गुजरती है वहाँ पर अचानक तेज बारिश हो, उस वक्त हुई हो। मानसून की पहली बारिशें तो ऐसी ही होती हैं। जरूर सुप्रिया उसी पैरेलल रोड पर होगी, क्योंकि वह सीधे नेहरू नगर जाती है। उस रोड के अगल बगल कोई फ्लैट भी नहीं है। यदि बारिश से बचना है तो अपार्टमेंट्स के बीच बनी सकरी गलियों से इधर ही आना पड़ेगा। जी हाँ, मेरे घर की ओर। लेकिन यह बात बत्रा और सुरभि को कैसे समझाई जा सकती है? धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी कहानी शरणागत, जो कि 1998 में इंडिया टुडे में प्रकाशित हुई थी। 5 मिनट संभवतः और दूंगा और कुछ कविताएं पढ़ूंगा जो पहले नहीं पढ़ी, जैसा कि मैंने बताया। ये दोनों मेरे संग्रहों में से जहाँ से जन्म लेते हैं पंख, जो कि आधार प्रकाशन से है, मेरा पहला संग्रह। उसमें से वो कविता पढ़ूंगा जो मैंने अभी तक लाइव में नहीं पढ़ी है। पहली कविता है भीतर की दुनिया। भीतर की दुनिया। मैंने देखा एक स्वप्न। मैंने देखा एक स्वप्न कि राम, रहीम, यीशु और नानक एक साथ बैठ दुनिया की बेहतरी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। शहर के एक परिवार में माँ, पिता, भाई, बहन, बुआ और नानी एक साथ बैठ भोजन कर रहे हैं। कक्षा में एक साथ पढ़ाए जा रहे हैं रसायन शास्त्र, प्रेम, चित्रकला और समाज शास्त्र। एक फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, चार्ली चैपलिन, मधुबाला और संजीव कुमार एक साथ अभिनय कर रहे हैं। मैंने देखा एक जगह ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव,
अशोक वाजपेयी और नामवर सिंह लगा रहे हैं समवेत ठहाका। मैं बेहद प्यार करता हूँ इस स्वप्न को। दाखिल होता है एक दैत्य मेरी नींद में और खींच लेता है तार स्वप्नमाल का। बिखर पड़ते हैं सारे बाहर की दुनिया में अलग अलग। इसी संग्रह से दूसरी और अंतिम कविता है सूरज की कविता। सूरज की कविता। पूरब दिशा के छोर पर किसी नवजात शिशु की दूधिया लात खाकर निकलता है वह लाल गेंद की तरह और लुढ़कने लगता है आकाश के आंगन में। वह घुस जाता है चूल्हे में और गीली लकड़ियों के खिलाफ चिंगारी की लड़ाई में होता है शामिल। पत्थर तोड़ते हथौड़े से डरकर छुपा लेता है मुंह बादलों की ओट में कभी कभी और फिर झांकता है धीरे से पृथ्वी पर जहां पकने को है फसल चैत के महीने में। बाद दोपहर निस्तेज होता वह लेता चमक उधार पहाड़ी पर ठेला चढ़ाती उभरी हुई पिंडलियों से। पृथ्वी पर उगे हजारों फूल पीले, पृथ्वी पर उगे हजारों फूल पीले निगरानी रखते गतिविधियों पर उसकी। यह अनुशासित फूलमुखी सूरज, यह अनुशासित फूलमुखी सूरज रखता कदम धीमे धीमे सधी हुई पगडंडी पर। भूख लगने पर झुकता है वह पृथ्वी पर और सो रही माँ के स्तनों से पी लेता है अमृत गुनगुना। गुर्राता है मई जून कि पिया है माँ का दूध, फिर एक डांट में माँ की दुबके रहता बादलों की ओट 3 महीने। पृथ्वी के बच्चे कर देते उसे खेल से बाहर और वह मुंह फुलाए घूमता रहता दिसंबर जनवरी। अब छोड़े यह किस्सा कि कौन लगाता चक्कर किसके, अब छोड़े यह किस्सा कि कौन लगाता चक्कर किसके और करें स्वीकार इस तथ्य को कि उसके 6000 डिग्री सेल्सियस का ताप है पृथ्वी पर मौजूद मनुष्यों की ऊष्मा की वजह से ही। वह कोई ग्रह नहीं दूसरा, वह कोई ग्रह नहीं दूसरा इसी धरती की गलियों में पला लौंडा है। वह देखो पश्चिम दिशा के छोर पर लेटे किसी शिशु ने पकड़ लिया उसे, तितली समझ हो गई रात। कुछ कविताएं दूसरे संग्रह जुगलबंदी से, ये भी आधार प्रकाशन से ही प्रकाशित है। मेरे कुल जमा 2 संग्रहों में से दूसरा संग्रह, दोनों आधार से। इसमें घर गृहस्थी की कविताओं की एक श्रृंखला थी, सीरीज थी। उसमें से एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, टॉवेल भूलना। अक्सर हमारे साथ होता है दैनंदिन की घटनाओं में शामिल। टॉवेल भूलना। यदि यह विवाह के 1-2 वर्षों के भीतर हुआ होता तो जानबूझकर की गई बदमाशी की संज्ञा पाता, लेकिन यह स्मृति पर 20 बरस की गृहस्थी की चढ़ाई परत है कि आपाधापी में भूल जाता हूं टॉवेल बाथरूम जाते वक्त। यदि यह हनीमून के समय हुआ होता तो सबब होता एक रोमानी दृश्य का, जो तब्दील हो जाता है 20 बरस बाद एक खीज भरी शर्म में। सुनो जरा टॉवेल देना कि गुहार बंद बाथरूम से निकल बमुश्किल पहुंचती है गंतव्य तक, बड़े हो चुके बच्चों से बचते बचाते। भरोसे की थाप पर खुलता है दरवाजा बाथरूम का 10% और झिरी से प्रविष्ट होता चूड़ियों से भरा एक प्रौढ़ हाथ थामे टॉवेल। कुछ भी ख्याल नहीं रहता कि झिड़की के साथ थामता हूं टॉवेल, पोंछने और ढांपने को बदन निर्वसन, बगैर छूने की हिम्मत किए उस उंगली को फंसी अंगूठी खोती जा रही हूं, झिड़की भी जो ढकती है खीज भरी शर्म को। 20 बरस से ठसे कोहरे को भेदता है बाथरूम में 10% झिरी से आता प्रकाश। एक कविता
है चिड़िया से। चिड़िया से, यह तुम कैसी लग रही हो चिड़िया अजनबी, तुम्हारी चोंच, आंखें, पंख बदले बदले से, यहाँ तक कि चिड़ैयापन भी। न तुम तार पर झूलती, न बैठती पंखे की ब्लेड पर, न फुर्र फुर्र की आवाज़, न मारती चोंच टक टक आईने में। यह क्या हो गया है आखिर तुम्हें? अखबार के प्रथम पृष्ठ पर कैद 3 कॉलम के फोटो में। क्या जवाब दे चिड़िया? अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ मित्रों। ये कविता शुक्रवार जो पत्रिका थी उसमें उसकी साहित्य वार्षिकी में छपी थी, लोअर बर्थ, या प्रकाशित है अगले संग्रह में कभी। लोअर बर्थ। ट्रेन में आरक्षण हो जाने से अधिक खुशी लोअर बर्थ मिल जाने की होती है अब। अधेड़ होते शरीर को मंजूर नहीं अब मिडिल या अपर बर्थ पर चढ़ना। कमर या पैरों की संभावित मोच, बार बार बाथरूम में जाने की परेशानी, या फिर नींद में ऊपर से गिर जाने की आशंका। लोअर बर्थ यानी बैठे हो मानो घर के ही सोफे पर, खिड़की से देख रहे हो मानो पीछे भागते दृश्य का टीवी, सामने वाले सहयात्री से बतियाने का सुख, मन हुआ तो ठीक कर ली शरीर की अकड़न ही चहलकदमी कर डिब्बे में, चाय वाले से ले लो चाय जब चाहे और चने वाले से चने, डिब्बे में धमा चौकड़ी मचाते तुतलाते बचपन से थोड़ी चुहल भी की जा सकती है लोअर बर्थ पर ही। मैं इस देश का जमीन से जुड़ा एक स्वतंत्र नागरिक, मैं इस देश का जमीन से जुड़ा एक स्वतंत्र नागरिक ज्यादा नहीं मांगता, केवल इतना ही कि मुक्त करे मुझे, केवल इतना ही कि मुक्त करे मुझे अपर बर्थ की कैद से और अता करें जमीन के पास स्थित एक अदद लोअर बर्थ, जिस पर सफर कर सकूं इत्मीनान से और उतर सकूं बगैर हड़बड़ाहट के अपना स्टेशन पर, अपना स्टेशन आने पर, और उतर सकूं हड़बड़ाहट के बगैर हड़बड़ाहट के अपना स्टेशन आने पर। तो दोस्तों ये कुछ कविताएं थी, चूँकि कहानी थोड़ी लंबी थी इसलिए मैंने 4-5 कविताएं ही चुनी थी इस आयोजन के लिए। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार जो यहाँ पर आते रहे, आते जाते रहे, और जिन्होंने मेरी कहानी को, शरणागत को और इन कविताओं को सुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक बार फिर से भाई अर्पण कुमार का। बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे आयोजन भी कर भी रहे हैं, और जिन्होंने ये जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से मुझे आप लोगों से रूबरू होने का अवसर दिया। एक बार फिर से आप सभी का, दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।